बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। कल गुज़श्ता रोज़ मसीही बरादरी की जानिब से पाम संडे की तकरीबात मनाई गई। मुख्तलिफ गिरजाघरों में बड़ी तादाद में दुआया तकारीब का अहतमाम किया गया और मसीही बरादरी बड़ी तादाद में गिरजाघरों का रुख किया और पाम संडे की बादात में उन्होंने शिरकत की। मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। अच्छा जी, इसके साथ साथ शहर लाहौर का बड़ा इवेंट, कैसे हम उसको भूल सकते हैं, मेला चरागां। कल दूसरा रोज था उर्स तकरीबात का। बड़ी तादाद में ज़ायरीन वहां पर भी गए और उर्स तकरीबात का सिलसिला आज भी जारी है। आज का दिन खवातीन के लिए मुख्तस किया जाता है। बड़ी तादाद में जी लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें चादर पोशी करते हैं, चरागा किया जाता है और ये एक शहर का रिवायती मेला है जिसको बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मनाया जाता है। ऑल्दो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कुछ इसमें चेंजेस आती जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर था जो कि अब मेरे ख्याल से थोड़ा महदूद हो गया है। सो शाहिद सिप्रा साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। इमरान यूनुस साहब, शाहिद सिप्रा साहब तो कल वहाँ पे मौजूद भी थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप लोग? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद सिप्रा साहब, उर्स मादुल आल हुसैन के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हज़रत शाह हुसैन अल मरूफ हज़रत मादुल आल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स था जो आज आखिरी रोज़ है। ये वो तकरीबात है जिनको मेला चरागां के नाम से मंसूब किया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मेला चरागां के नाम से इन तकरीबात की पहचान है और गैर मुल्की भी किसी दौर में यहाँ आया करते थे और वो दौर जब हम यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त ये मेला लगता था और पता चलता था कि ये मेला लगा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के प्रॉब्लम बने। देखें, ये आप 2000 से लेकर, और तब ये मेला 3 दिन पे महदूद नहीं होता था, पूरे महीने वो स्टॉल्स वगैरह लगे वहाँ पे रहते थे। जीटी रोड सारा कवर होता था। अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाएं वो रोड आपकी पूरी कवर होती थी, वहाँ पे स्टॉल्स लगे होते थे। और ये ना सिर्फ खाने पीने के बल्कि बाकी शॉपिंग के भी, क्या मट्टी के बर्तन, क्या चूड़ियाँ, क्या ख़वातीन के लिए भी सारी चीज़ें। इस दफ़ा भी कुछ इसको और रंग देने की कोशिश की गई है और पंजाब गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने शालामार बाग में सकाफती विरसा को साथ में उजागर करके वहाँ पे स्टॉल्स लगा के कुछ मौसीकी के प्रोग्राम रख के सूफियाना कलाम पेश करके तो उन बुज़ुर्गों का या औलिया इकराम का जो पैगाम है बेसिकली उसको पहुँचाने की कोशिश की है। इस दफ़ा रश अगर पिछले जो बात हो रही थी महकमा औक़ाफ़ के साथ और बाकी उन लोगों के साथ, पिछले को 7-8 साल के दौरान इतना रश कभी नहीं पड़ा। अच्छा, कि रात के औकात में इतना रश हो गया था कि दरबार के दरवाजे बंद करना पड़े थे और पहले इनखला किया गया, पहले जो ज़ायरीन मौजूद थे उनको निकाला गया, उसके बाद दोबारा बाकी लोगों को आने की इजाज़त दी गई। दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। देखें, वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बड़ी दूर दूर से आती है दुनिया। उसकी वजह क्या थी कि शालामार बाग में जो आपने इवेंट रखा हुआ था वो फैमिली के लिए इवेंट था। वहाँ पे फैमिलीज आई बच्चों के साथ, संडे था और अच्छा पूरा ये, अच्छा ये मेला हमेशा ही वीकेंड पे होता है कि आप इसको रखते इसी तरह है कि और हफ्ता और इतवार की रात और जुम्मा और हफ्ता की रात ये चरागां था और रश बहुत ज़्यादा था। उसके बाद क्या हुआ कि लोग आते रहे, अभी भी आ रहे हैं टोलियों की सूरत में। अच्छा, सबसे बड़ा वहाँ क्या होता है कि मेला चरागां पे आप जाएं तो सिर्फ अजान और नमाज के लिए ढोल बंद होता है, अदरवाइज वो 24 घंटे ढोल वहाँ चलता रहता है और मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में ढोल बजता ही रहता है। मतलब आपको सुनाई ही देता है कि ढोल ने तो बजने चलते ही रहना है, 24 घंटे चलना है। सिर्फ अजान होनी है, नमाज होनी है, उसके बाद फिर शुरू हो जाना है उन्होंने। तो ये एक बड़ा वहाँ पे कल्चर आपको नज़र आता है। फिर उसके बाद लंगर की तकसीम है, वो अपनी जगह पे है। औक़ाफ़ के अपना है, मुखय्यर हजरात जो अक़ीदतमंद हैं वो खुद आते हैं, वो तकसीम करते हैं। और मैंने जो देखा है ना, ख़वातीन की बड़ी तादाद आती है इस दरबार में, वो हाज़िरी देने के लिए आती है। और देखें 2 दिन मर्द ख़वातीन के लिए मुख्तस था, तो इस दौरान भी ख़वातीन ज़्यादा थी मर्दों की निस्बत। अच्छा। और आज का दिन तो वैसे ही उनके लिए मुख्तस कर दिया गया कि सिर्फ ख़वातीन आ सकेंगी 4-5 बजे तक और उसके बाद मर्दों को थोड़ी इजाज़त देंगे ताकि रात में जो इख्तितामी दुआ है उसमें वो शरीक हो सकेंगे। तो इस दफ़ा इस मेले को जो रंग दिया गया है, मुझे मज़ा आया कम अज़ कम कि लोगों ने इसको एंजॉय भी किया है। अक़ीदत अपनी जगह पे, मज़ार पर हाज़िरी देना, फातिहा ख़वानी करना, दुआ मांगना, ये एक रह जाता है। एक साथ में जो आप उसको एक फेस्टिवल के तौर पर लेके चलते हैं वो साथ चलता रहा और बड़े अच्छे अरेंजमेंट से, चाहे वर्ल्ड सिटी की बात कर लें, चाहे महकमा औक़ाफ़ की बात कर लें, अच्छे से मुनज़्ज़म था। हाँ, रात में एक, अच्छा इस पर भी बात करना चलो मुनासिब है या नहीं है, ट्रैफिक तो आपको पता वो होती है, वो तो फिर अल्टीमेटली जब लोग जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहा लोगों को।
और सर Otherwise, इसके लिए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जितने मर्जी इंतजामात कर लें, वो टाइम पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। हमारी आवाम भी तो अल्लाह उसकी वजह क्या है, देखिए रश काफ़ी होता है ना, आपको पता है कि स्पेशली इस उर्स के हवाले से बात करें कि हज़ारों क्या लाखों लोग जो हैं वो इन अयाम में वहाँ पर आते हैं। लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूँ, चूँकि मैंने भी इसको कई बार जो है वो कवर किया है, और आप यकीन जाने स्पेशली मैं दाद देता हूँ जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, जिस किस्म की सिक्योरिटी वो वहाँ पर करते हैं, और वाकई वो जिस किस्म की चेकिंग के बाद लोगों को अंदर आने दिया जाता है, तो नो डाउट ये काबिल सताइश है। आपको पता है कि हकीकतमंद जो हैं वो पाकिस्तान भर से, और जैसे शाहिद सिपरा साहब ने बताया बिल्कुल ऐसे ही है कि बैरून ममालिक से भी लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं। हमने कई बार उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो किए हैं, तो वो बड़ी अकीदत रखते हैं। और लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि लाखों अकीदतमंद वहाँ पर आते हैं, लेकिन एक ज़रूरत जो है ना वो इस चीज़ की है कि आप जिस भी मज़ार पर जा रहे हैं, जिस भी शख्सियत के लिए आप दुआ के लिए वहाँ जा रहे हैं, उनकी तालीमात पर अमल जो है, उनकी तालीमात को समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और औलिया अल्लाह, सूफिया किराम, इनकी तालीमात सिर्फ और सिर्फ यही है, सब्र, मोहब्बत का पैगाम इसको आम करना। और मेरे ख्याल से ये आज के वक्त की अहम ज़रूरत है, तो इस पर भी ज़रूर गौर कीजिए। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि हर अफसर रोजाना 8 चालान करने का पाबंद होगा। लोग सुन के परेशान हो जाते हैं, और आम तासुर तो ये है कि लोग कहते हैं वार्डन्स को पहले टारगेट दिया जाता है कि जितने चालान करने। नहीं जी, ये बात हो रही है रिंग रोड पुलिस की, उनको ये टारगेट मिल गया है। इमरान यूनुस, देखिए ट्रैफिक पुलिस के हवाले से तो पहले ही हम सुनते चले आ रहे हैं कि जब भी साल ख़त्म हो रहा होता है तो उन्हें टारगेट जो है वो मिलता है, फिर वो धड़ाधड़ आप देखते हैं कि हर मेन रोड पे नहीं बल्कि हर आपको चौराहे पे ट्रैफिक वार्डन नज़र आते हैं जो कि चालान कर रहे हैं। उसके बाद अब ये रिंग रोड पे भी क्या गलती के बगैर कोई रोकता है चालान? देखें इस चीज़ को छोड़ें, आप इस चीज़ की तरफ आए कि इससे तासुर क्या आ रहा है। क्या आपके जो अहलकार हैं क्या वो काम नहीं करते? क्या वो आराम से बैठे रहते हैं? अच्छा, क्या आप सिर्फ अपना रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं? फिर आप ये कह रहे हैं कि जो ऑफिसर रोजाना 8 चालान नहीं करेगा उसको जो है वो किसी और ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा और उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मतलब आप क्या तासुर देना चाह रहे हैं कि अगर कोई बेचारा वायलेशन नहीं है ना, वायलेशन नहीं है तो आप फिर कोई भी वायलेशन होता क्या है कि नॉर्मली अक्सर छोटी मोटी वायलेशन पे ना हम ऐसे ही कहें कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो अक्सर बेचारे रिलीफ दे देते हैं शहरियों को कि अगर कोई छोटी मोटी भी हो वायलेशन ना तो उस पर कर लेते हैं। 2-3 दफा मेरे से ऐसे गलती से मैंने देखा नहीं सिग्नल, फिर मैंने माजरत भी कर ली कि मेरी तो बिल्कुल गलती है। अब क्या होगा, वो यही कहेंगे कि जी सॉरी हमें जो है वो हमने तो करना है कि हमें ऑर्डर्स है। वो इसी तरह फिर कहते हैं कि हमें ऑर्डर्स है। बात यही है कि इसमें ये बताना चाहिए था कि भाई आया कि क्या आपके पास रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, क्या आप रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, क्या आपके जो रिंग रोड पर तैनात एहलकार हैं क्या वो छाव में बैठे रहते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी तरह नहीं करते? ये चीजें हैं ना, इन चीजों को आप बताएं। फिर आप ये कहते हैं कि जो 8 चालान नहीं करेगा अफसर उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैरानगी होती है कि किस किस्म का। अच्छा, थोड़ा सा रिंग रोड पे सिनेरियो डिफरेंट है, जो हम वायलेशन वहां पे तो सिग्नल नहीं है ना, वहां पे किसी ने जिग-जैग नहीं करना, सिग्नल नहीं है, हर कोई अपनी लेन में चल रहा है। और कल मेरा रिंग रोड पे जाना भी हुआ तो बड़े सिर्फ एक सीट बेल्ट जो है उसी का वायलेशन जो है वहां पर हो सकती है। सीट बेल्ट, आपको स्पीड लिमिट का भी फिर भी ख्याल रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए। आपका कभी ऐसे चालान हुआ, कोई वायलेशन की रोक दिया, और कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, और ईद के दिनों में हुआ था, रॉन्ग पार्किंग पे हुआ था। रॉन्ग पार्किंग खैर उसको कह भी सकते थे। आपने रॉन्ग पार्किंग की? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, उसको कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते कि मैं आया हूँ, मैंने पार्क की, गाड़ी पार्क नहीं की अभी, मतलब मैंने बच्चों को उतारा है और वहीं पे अब ढूंढ रहे हैं जगह के मेन थी, तो मेन पे ही गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं अंदर ही था गाड़ी में, तो वो आगे उन्होंने कहा जी आप मेन पे खड़े हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो मुझे चलान हुआ था तो 2000 का हुआ था, ठीक है, वो उसको लगा कि ये वायलेशन है तो ठीक है, कर दी उसने। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया? नहीं, लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? उन दिनों में क्योंकि हम निगरान सेटअप में थे। अच्छा। और उनको लगता था, नहीं उनको ये लगता था लेते तो हम अंदर होते, वो उस तरह ये था कि अगर हम नाम लेते या कुछ होता तो वो कहते जी तुहाडे साहब जड़े ने सीएम ने तो तुसी इस तरह कर दो। तो मैंने कहा इससे बेहतर ये है कि आप चलान जो वायलेशन है आप करें, तो उसके बाद ये बातें होगी। खैर वो तो एक थी, होगी, चलान होगी। अब हम रिंग रोड की तरफ आ जाते हैं। रिंग रोड पे वायलेशन बहुत कम होती है। रिंग रोड पे आपने भी ट्रैवल किया होगा, मैंने भी किया होगा। रिंग रोड पे सबसे बड़ी जो आपकी वायलेशन है वो एयरपोर्ट जाने वालों की हाई स्पीड है, ओवर स्पीडिंग है। इसके अलावा वहाँ पे और कोई वायलेशन नहीं है।
या फिर कोई DHA से निकला है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, इजी होके वो निकला है तो उसके पास सीट बेल्ट नहीं लगी हुई और वो, अच्छा सीट बेल्ट भी आप नहीं रोक सकते वहाँ, तो जो भी जा रहा है 80 90 पे 100 पे जा रहा है, आप सीट बेल्ट वाले को भी उस तरह नहीं रोक सकते। बात ये रह जाती है कि 2 जगहों पे 3 जगहों पे कैमरा लगा होता है, मुझे तो पता कहाँ कहाँ लगा होता है, लोगों को भी पता होगा जो ट्रैवल करते हैं। बस वायलेशन देखिए, सबसे पहले जो लाहौर में एंटर होते हैं आप और यादगार से जब आप रिंग रोड करते हैं तो सबसे पहले वो महमूद बूटी से थोड़ी देर पहले उन्होंने रखा होता है, क्योंकि बड़ा होता है कि पीछे से बंदा तंग आ रहा होता है, बंद रोड शादरा सारा क्रॉस करके, तो फिर जब आपको अच्छा रूट मिलता है तो उस पर स्पीड अप करते हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन टारगेट देकर आप कहें कि हमने इनको लाजमी करना है तो फिर तो आपको लाइन लेन की खिलाफ वर्जी पर भी चलान हो जाएगा। फिर रात को कात में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपकी एक लाइट खराब है या डिम है तो उस पर भी चलान की तो बहुत सारी शिकें हैं, होना भी चाहिए। बैक लाइट अगर आपकी एक है और दूसरी ऑन नहीं है तो उस पर भी चलान है, चलान आपके हाथ में इवन मोबाइल है तो उस पर भी चलान है। सुनना तो दूर की बात, अगर आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा तो उस पर भी चलान है। सर सुनना फिर भी कम खतरे की घंटी है, जो हाथ में पकड़ के यूज हम कर रहे होते हैं ये ज्यादा नुकसान है। तो फिर मेरे ख्याल में अब जो आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं सारा, आप ना उनको रेवेन्यू का जराए बनाएं, हम वायलेशन ही छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखें 2-3 चीजें हैं जो रिंग रोड पर, शहर में तो वायलेशन होती है, पार्किंग की भी हो गई, लाइन लेन की तो खैर होती नहीं है, वो तो आप चलता ही है, वन वे की खिलाफ वर्जी, यू टर्न के अगेंस्ट आपने जाना, ये तो है। रिंग रोड पे 2-3 बड़ी वायलेशन हैं जिसकी बुनियाद पर आपको रोक के जाना। अच्छा, रिंग रोड पुलिस उस तरह नजर भी नहीं आती जिस तरह आपके बाकी वार्डन्स मौजूद हैं या मोटरवे। मैंने कल रिंग रोड पे ट्रैवल किया, दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रही, नजर नहीं आते, वो नहीं आती। तो उससे मेरे ख्याल में टारगेट देकर आप ऑफिसर्स को फंसा रहे हैं या फिर ऑफिसर्स को आप मुतहरिक करने जा रहे हैं कि आप मुतहरिक हों। तो है तो बेसिकली चलान्स का इस तरह टारगेट दे देना, वो तो है तो रेवेन्यू आप जनरेट करने का, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आगाही दें लोगों को। अच्छा, फिर साड़ी कौम में है ना आगाही भी नहीं ना लेना चाहते, एक तो ये भी मसला है ना, आप जितनी मर्जी अवेयरनेस दे दें, हमने नहीं सुननी बात। ऐसी है, आप कहते हैं वो फलाने तो पहना नहीं था हेलमेट, आपने उसको रोका जो हमें मुझे बताएं कि मोटरवेज पे आपको उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड जाएंगे तो चलो FIR, हर रोज एक पर्चा हो रहा है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, पता भी है कि FIR हो जानी है, फिर भी करवाए जा रहे हैं। आदत नहीं ना लोगों को। बस खैर, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी के हेलमेट पहनने को यकीनी बनाया जाए, ये कहना है जी CTO का। और ट्रैफिक अफसरान को 6 अहम नुकात पर अमल दरामद करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। बहुत मुश्किल है, इधर एक बंदे को पिनाना बहुत मुश्किल है, आप 2 को पिना रहे हैं। इमरान यूनुस, देखिए मतलब आप और आपकी मिसेज अगर बाइक पे जाएंगे तो 2 हेलमेट कैसे हेलमेट पहनेंगे। अब बात ये है कि एक हेलमेट चलो बंदा हैंडल कर लेता है, वो भी नहीं लोग पहनते, लेकिन आप ये देखें कि 2 हेलमेट उठा के वटेवर 2 मेल बैठे हुए हैं या मेल और फीमेल बैठा हुआ है तो वो 2 हेलमेट पकड़ के क्या शॉपिंग करेंगे या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो वैसे ही चीज़ जो है वो ऑकवर्ड लगती है। लेकिन चलें, ये आप सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, शहरियों की सेफ्टी के लिए, लेकिन इसके ये अमल तब करना चाहिए जब आपको 100% ये श्योर हो कि शहर में तमाम तर बाइकर जो है वो हेलमेट पहन रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देख लें रोड से लोग जो है वो हेलमेट नहीं पहनते। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हफ्ते में 1 आधा दिन बाइक ज़रूर जो है वो चलाता हूं, मैं हेलमेट के बगैर बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है कि हम हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप हेलमेट यूज़ करते हैं तो उसका मकसद ये है कि आप कभी भी रश ड्राइविंग जो है वो नहीं करते, आप एहतियात से जो है वो बाइक चला रहे होते हैं। फिर आपने राइट लेफ्ट वालों की भी एहतियात जो है वो करना होता है। मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ कि इस तरह करते हैं। अब आप ये कह दें कि जी नहीं जी आपने लोग जो है वो हेलमेट यूज़ करेंगे, तो ये एक मुश्किल टास्क। शायद सिपरा साहब देखिए, वैसे तो दोनों का होना चाहिए। अगर सेफ्टी की बात करें तो अगर गिरेगा अगर खुदा ना खास्ता तो फिर चोट तो दोनों को लग सकती है। फ्रंट पे बैठे हुए बंदे के लिए रिस्क है ना, पीछे बैठे हुए उतना ही रिस्क है। आप ये सोचें कि अगर फ्रंट पे बैठे हुए बंदा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, वो महफूज रह गया, पीछे वाले बंदे को चोट लग गई है, बट मैं कह रही हूँ यहाँ पे आदत नहीं ना लोगों को। नहीं, मेरे एक सवाल है आवाम से कि अगर वो कह भी रहे हैं कि आप दोनों हेलमेट पहन के जाएं तो इश्यू क्या है इसमें? अच्छा नहीं लगता? नहीं, अच्छा क्या नहीं लगता? पीछे बैठी होगी वो क्या हेलमेट पहन के क्या देखना रोड पे है? सवाल है ना, अच्छा नहीं लगता तो सही बात है। अच्छा, एक वो वाला हेलमेट होता है वो जो हम अक्सर इंडिया में लोगों को देखते हैं, वो जो पूरा कवर नहीं होता, बस आपका हेड कवर होता है, वो कंफर्टेबल है। वो खवातीन ले लेना। मुझे ऐसा लगता है सांस बंद होगा ना। नहीं, सांस नहीं, मेकअप का भी इशू होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो नहीं किया होता, बहुत सारे मसाइल होते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं होता। नहीं, एवं नहीं मसला होता।
आजकल तो लोग मैं गर्मी में बड़ा कवर रहता है, आपका फेस कवर रहता है, धूप नहीं होती। नहीं धूप नहीं होती, वो गाड़ी में होती है, बाइक पे तो धूप ही लगी। आप मेकअप किया भी हो ना भी किया हो कवर हो जाता है, गर्मी में वैसे ही नहीं मेकअप करते लोग ज्यादा। क्या आप बातें कर रहे हैं? अच्छा, मैंने तो अभी शादी अटेंड की है, वहाँ तो हुआ था। रात की शादी होगी? नहीं, दिन की थी। शादियों में तो लाजमो मलजूम है। अच्छा, बात हम सेफ्टी की तरफ आ जाते हैं, ये तो फिर कहीं और जा रही है। बात ये है कि अगर दो लोगों ने हेलमेट पहन भी लिया है तो अच्छा लगना या बुरा लगना इसका नहीं है। बेसिकली बात ये है कि उसका मकसद क्या है। उसका मकसद क्या है कि आपके सर में खुदा ना खासा गिरे हैं तो चोट ना लगे, और चोट अगर सर की है, हेड इंजरी है, तो वो सबसे संगीन है आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या आपके घुटनों पे लगनी है चोट, आपकी कोहनियों पे, या आपके सर पे। बाइक से गिरा हुआ शख्स जो है उसको तो यही होता है। तो मेरे ख्याल में अगर वो आप कह रही हैं कि एक हेलमेट नहीं पहना तो थोड़ा चलान और बढ़ा दें, तो शायद 2 हेलमेट भी पहनना शुरू कर दें, लेकिन आवाम को खुद पहनना चाहिए। देखें, गर्मी अपनी जगह पर है, आप ठीक आप कह रहे हो, जिनको मेडिकल इश्यूज हैं आप डॉक्टर से लिखवा के जो लोग पास रखते हैं, इवन आपके जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं उनको भी अगर मेडिकल इश्यूज हैं और वो ये शीशों पे उन्होंने अपने लगाए होती हैं, चाहे वो शीट लगा लें, बाकी चीज़ें लगा लें, अगर उनको डॉक्टर ने अलाउ किया हुआ है तो वो कर रहे होते हैं, तो यहाँ भी ले लें। लेकिन इस चीज को हम कह देना कि अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता है, तो उस बुनियाद पे ये कोई जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीज है ना, एक चीज तो वाजे कर लें, चले टारगेट करके चालान ये वो उस पर हम तनकीद भी करते हैं, बट अगर आपको ये पाबंद किया जा रहा है ना कि आपने हेलमेट पहनना है, वो चाहे एक बंदा मोटरसाइकिल पे है, 2 लोग हैं, बट मैं तो यहाँ पे 2-2 3-3 बच्चे बिठाए हुए देखती हूँ सुबह जो स्कूल छोड़ने जा रहे हो, क्या करें, क्या करें लोग? मेरा वही क्वेश्चन है ना, मुझे बताएं, नहीं रिक्शा कोई अफोर्ड करता, नहीं वैगन वो नहीं अफोर्ड कर सकती, तो फिर क्या करें? जिनके पास गाड़ी है भी वो भी फ्यूल बचाने के लिए प्रेफर ये देखे ना। बात तो ये है ना कि माली हैसियत को देख के आपने अपने फैसले करने हैं कि बच्चों को किस तरह छोड़ना है, ड्रॉप किस तरह करना है, ये तो आपकी माली हैसियत और जेब को देखते हुए डिसीजन होने है ना, तो ये उस बुनियाद पर होता है। अब बच्चों को भी कहें कि हेलमेट पहने, वो तो मुमकिन अब उस तरह तो नहीं है। अच्छा, आपने खवातीन की बात की, मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में तो बार-बार नहीं इशू भी खवातीन के हेलमेट का है। मैं मर्द हज़रात भी नहीं पहनते, सिंगल सवारी भी नहीं पहनती, बहुत सारे लोग नहीं पहनते, ये आदत है हमारी। हमारे मुआशरे में जब भी 2 हेलमेट की बात हुई है तो खवातीन का ही हुआ। आप लाइटर नोट पे नहीं, अब सुने ना, मैं संजीदा नहीं, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में खवातीन जो है स्कूटीज भी चलाती है, बाइक्स भी चलाती है, अभी जाएं सर्च करें, सब ने हेलमेट पहना होता है। बिल्कुल, मैंने सुबह आते हुए बहुत सारे लोगों को देखी, मैं बहुत सारे लोगों को देख के मैं वही कह रही हूँ, एक अलमी है ना हमारी सोसाइटी में, कुछ चीजों की आदत ही नहीं लोगों को। सोसाइटी में होता पता है क्या है कि अब आप ये देखिएगा कि सिर्फ फाइटू के जरिए अब लोगों को पता चल रहा है ना कि ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया ने डबल हेलमेट जो है वो लाजमी करार दे दिए हैं। अभी आप मार्केट पे शहजाद खान अब्दाली को भेजें, वो जाके यहाँ आम हमारे जनरल रिपोर्टर को हेलमेट आपके महंगे हो जाएंगे। जो हेलमेट आपका 1000 रुपए का है वो देखिएगा 3000 का बिकेगा, जो 3000 का है वो 9000 का बिकेगा। हमारे यहाँ पर ये भी तो एहसास नहीं है ना हमारी बिजनेस कम्युनिटी को कि वो जी वो देखते हैं कि जो जिस चीज की जरूरत जो है वो शहरियों को अब ज्यादा है, वो चीज ना सिर्फ नापेद होती है बल्कि वो चीज जो है उसके रेट भी बढ़ जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर हेलमेट जरूर पहने, दोनों लोग पहने, आपकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खुदा ना खास्ता किसी भी सूरत के एक्सीडेंट की सूरत हो जाए तो हेड इंजरी बहुत खतरनाक होती है। सेकेंडली, स्पीड अपनी कंट्रोल रखें, बाइकर्स खास तौर पे लाइन लेन की पाबंदी करें। अगर ये सब कुछ आप करेंगे तो आप बहुत हद तक जो हादसा है उसकी शरह को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीजें हमारे अपने हाथ में है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अस्पतालों की निजकारी का मामला है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज बदस्तूर जारी है। आज नवा रोज है जी, नवे रोज में ये एहतजाज दाखिल हो गया और फिर अब डॉक्टर्स की जानिब से धमकी ये भी दी जा रही थी कि आउटडोर में काम बंद किया जाएगा। अस्पतालों के जिना और जनरल के कहा गया था। अब सूरत हाल क्या है जी, वो आपके सामने है, एहतजाज बदस्तूर जारी है। अब अल्टीमेटली आपने करने तो हैं, कुछ सेक्शन प्राइवेटाइज करने शुरू किए हैं, बट अगर ये एहतजाज रहा तो आगे फिर अस्पतालों में काम भी डिस्टर्ब होगा। शायद सिपरा साहब देखिए, प्राइवेटाइजेशन से इश्यूज क्या हैं मुझे तो ये बताएं ना। पूरी दुनिया में होते हैं जो इदारे अगर खसारे में जा रहे हैं तो उनकी निजकारी होती है, और जब आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। आपका सबसे बड़ा पावर सेक्टर अगर उसकी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है तो ये तो हेल्थ उसमें कोई मैटर ही नहीं करता, इसका तो कोई उस पावर सेक्टर के सामने औकात ही नहीं बनती। आपके PIA या बाकी जितने इदारे हैं अगर उनकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो हेल्थ उसमें मैटर नहीं करता। यहाँ क्या होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा इनको काम करना पड़ेगा, वो इनसे काम लेंगे।
वो इनको मराद देंगे, इनको तनख्वाहें देंगे, अटेंडेंस चेक की जाएगी, हाँ वो इनसे काम आना लेंगे। जाना, जब काम करना पड़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज कोई इशू नहीं है कि आप पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर बैठे हैं, मेन शाहरा को आपने बंद किया हुआ है, वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, एहतजाज जमहूरी हक है, एहतजाज होना भी चाहिए। ये कैसा एहतजाज है? शाम के टाइम बड़ा हाल ट्रैफिक का हो जाता है, ट्रैफिक बंद होना, ये चीजें ये और मैटर नहीं फिर करती। माजरत के साथ जब भी मॉल रोड के एहतजाज की बात आती है, मुझे वो वाला एहतजाज याद आ जाता है जिसकी वजह से इतनी नहीं, वहाँ तो 144 भी है, तो फिर कहाँ देख सकते? ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद खामोशी है। देखें यहाँ क्या है कि पंजाब गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए इनके साथ। अभी तक पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदा शायद पसे पर्दा हो भी रहे होते हैं, मुज़ाकरात चल भी रहे होते हैं, देखें इनको सुने। अच्छा हाँ, होता क्या है, सबसे बड़ा एहतजाज का फ्रंट कुछ और होता है, उसके पसे पर्दा जो चीजें होती हैं कुछ और होती हैं। जब आप टेबल पे बैठते हैं, डायलॉग्स होते हैं, तो मुतालबात कुछ और आ जाते हैं। जहाँ पे निजकारी कहा जा रहा है, आपको बोर्ड्स पे लिखे हुए वो नजर आते हैं, वो नहीं होते। वो यही होता है कि और फलां जो है उसको सजा मिली है वो बहाल करा दें, फलां ये हो गया, फलां अलाउंस की बात हो जाएगी, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। एहतजाज की आड़ में मोस्टली होता है ऐसा है, यहाँ भी शायद ऐसा ही होगा। लेकिन हमारे पास दो वज़रा सेहत के मौजूद हैं और दोनों बड़े एक्टिव हैं, ख्वाजा बरादरान दोनों बड़े एक्टिव हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और पंजाब को चाहिए कि इनके साथ बैठें, इनकी बात सुने, बजाय के मुसलसल एहतजाज। आजकल तो 9वां रोज है, 9 दिन हो गए हैं, सड़क आपने बंद की हुई है, लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया पे चलता जा रहा है 9 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वो एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट और पंजाब को आगे बढ़ने की जरूरत है। वो इनसे मुज़ाकरात करे, कुछ जायज़ मुतालबात होंगे पूरे हो जाएंगे, कुछ नहीं मानने वाले होंगे नहीं होंगे। देखिए रियासत के सामने कोई नहीं लड़ सकता। बिल्कुल आपने रियासत के सामने माजी में देखा है एक बहुत बड़ी तहरीक जिसको अवामी समंदर कहा जाता था, वो भी नहीं लड़ सकी। रियासत जब अपना रास्ता लेती है तो कोई नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए मेरे ख्याल में रियासती इदारों के साथ हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो अगर बैठें, सारी बातें करें, तो सारी चीज़ें ईजी हो सकती हैं। यहाँ क्या है कि आज तक मुज़ाकरात के लिए शायद मैंने तो नहीं सुना कि इनसे कोई बात करने के लिए दरमियानी रास्ता तो निकालना है ना, निकलना है अल्टीमेटली यही होना है। अदरवाइज बैठे रहेंगे क्या होगा? हुकूमत शायद ये चाह रही है कि थक हार कर चले जाएंगे, एट द एंड तो यही होगा ना। बिल्कुल। तो आप उनको अच्छा रास्ता दे दें। खैर हमने तो महीनों पर मुहित भी ये एहतजाज देखे हैं, जेल रोड पर मुसलसल वाईडीए के एहतजाज। जी अच्छा देखिए, सरकारी महकमों के हवाले से हम पहले निजकारी की मैं अगर बात करूं, तमाम इदारों के हवाले से, सरकारी इदारों में रविश पता है क्या होती है? आप यकीन जाने कि मैं किसी काम के सिलसिले में कुछ रोज़ कबल एक सरकारी इदारे में गया। मैं जिस कमरे में जा रहा हूँ 4 बजे दफातर जो है वो पता चला कि वो ऑफिस जो है वो 4 बजे बंद होते हैं। टाइम हुआ था कुछ 3:15 बजे का, 3:20 का ना, तो दफातर खाली हैं। मैं देख रहा हूँ अफसर नहीं है, मैं देख रहा हूँ स्टाफ नहीं है। मैंने कहा जी कहाँ? कहते जी वो 4 बजे छुट्टी होती है ना, तो वो जरा नमाज शमाज के लिए गए होंगे, तो उसके बाद 4 बजे छुट्टी हो जाती। मैं जिस कमरे में जा रहा हूँ, मैंने कहा यार ये सरकारी इदारों में ये सूरत हाल रहती है, लेकिन जब आप प्राइवेट इदारों में जाते हैं ना तो आप 4 बजे ऑफ होता है ना, 4 बजे से पहले 1 सेकंड भी आप उठ नहीं सकते। अच्छा ये चीजें जो है ना, ये चीजें अपनानी चाहिए सरकार को। क्यों? क्योंकि पब्लिक डीलिंग जो है, अवाम की पब्लिक डीलिंग ज्यादा जो है वो सरकारी महकमों से होती है। ठीक है, प्राइवेट तो चले वो तो एक इदारा होता है, उसने तो करना ही करना है। ये चीजें सरकारी महकमों में अपनाई जानी चाहिए, लेकिन ये आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा नजर आएंगी, सरकार में नजर नहीं आएंगी। अब आ जाएं आप हेल्थ की तरफ। माजरत के साथ कई ऐसे केसेस आए हैं कि वो जी नर्स ने जो है वो इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद पेशेंट की मौत हो गई और वो चीज़ पता ही नहीं चली किसके ऊपर डली, और लोअर स्टाफ जो है उसको हटा दिया गया, और मेन अगर किसी डॉक्टर पे बात आई तो वो एहतजाज के लिए सामने आ गए। फिर उसके बाद होता है माजरत के साथ मैंने अभी एक कॉलम लिखना था, आप यकीन जाने वो बड़ी मुझे तकलीफ दे बात थी, उस पर मैंने कॉलम लिखना है कि यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे कि यहाँ पर अगर अद्वियात नहीं है, अद्वियात की खरीदारी के लिए ब्यूरोक्रेट जो है वो क्या करेंगे, पहले अपना कट रखेंगे, उसके बाद फिर अद्वियात की खरीदारी जो है वो करेंगे। ये एक बड़ा स्कैंडल है। मैंने इस पे अभी एक कॉलम लिखना है और फिर देखते हैं कि ये बात कहाँ तक जाती है। ये तो सूरत हाल है। जब यही चीजें आप प्राइवेट सेक्टर में ले आते हैं, फिर इनको क्या करना पड़ता है, इन पर चेक एंड बैलेंस होता है, इन पर नजर होती है, ये काम भी करते हैं, ये अपनी ड्यूटी भी पूरी करते हैं। फिर होगा क्या, जो लोग काम नहीं करते उनको छांटी कर दिया जाता है। जिस तरह ये लोग तमाम जो जिसमें ये लिखा हुआ है कि PHF, MCF का डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ और खवातीन वर्कर्स, ये सारे इकट्ठे हो गए।
इन लोगों से जब मेरी बात हुई है, क्या कहते हैं जी ग्रेड 1 ग्रेड 4 के बंदों को निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, जो लोग काम नहीं कर रहे उनको छांटी कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। तो आगे से जवाब क्या आता है, भाई ये क्या बात हुई, हम तो सरकारी मुलाजिम है, हमें क्यों निकाला जाएगा। भैया यही होता ना, सरकारी मुलाजिम है तो उनके दामाद तो नहीं होना, हद हो गई, काम नहीं करोगे तो नहीं रहोगे। तो ये मेरे ख्याल से निजकारी के हवाले से बात करें, देखिए ये गवर्नमेंट की भी नाअहली है। पहली बात तो गवर्नमेंट की नाअहली है कि गवर्नमेंट के पास जो है फंड्स की कमी नहीं होती, ठीक है, डंडे की कमी नहीं होती, सजा जुजा का कानून गवर्नमेंट के पास होता है, उसके बावजूद आप इदारों को नहीं चला पाए, आपकी नाअहली है। अगर किसी ने इदारों को चलाना है तो वो कैसे चलाता है। फिर हम बात करेंगे, लोगों को बुरा लगेगा कि निगरान सेटअप में एक बंदे ने तमाम डिपार्टमेंट चलाए ना, अपनी नींद उसने 2.5 से 3 घंटे रखी, और वो रात को भी पहुंच जाता था हॉस्पिटल्स में, दिन को भी पहुंचता था, और तब ये लोग स्टैंड बाय थे, कहते थे यार वो किसी टाइम भी आ जाएगा। इस तरह कहते थे, वो नाम नहीं लेते थे, वो कहते थे यार वो मौत का फरिश्ता किसी टाइम भी आ जाएगा। काम करवाना हो ना, इस तरह करवाते हैं। फिर जब आपसे काम नहीं होगा, फिर आप क्या कहेंगे, वो यार प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, वो देख लेगा, ठीक है, हम बाकी फंडिंग वगैरह बाकी चीजें देख लेंगे, पैसे का लेन देन देख लेंगे, फंडिंग को देख लेंगे, बाकी काम वो करवाता जाए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पर ज्यादा बर्डन पड़ता है। जब आप निजकारी की तरफ आते हैं ना, फिर आप पे ज्यादा बर्डन पड़ता है, फिर आपसे सवाल ज्यादा होते हैं। ऐसे ही है। बट अगर सूरत हाल देखें ना, रियलिटी देखें, अस्पतालों के मसाइल अस्पताल नहीं, तमाम सरकारी महकमों का ये हाल है। नहीं, अब यहाँ पर तो पब्लिक डीलिंग है ना, आवाम आती है, दूर दराज से लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल आते हैं, पता चलता है डॉक्टर साहब ही नहीं अभी पहुंचे, पता चलता है ये वाले टेस्ट की सहूलत अभी आपका PKLI हॉस्पिटल, आप यकीन जाने, क्योंकि आपको भी पता है कि वहां पर अपने बड़े भाई को ले जाना पड़ा, आप यकीन जाने मंडे को एक डॉक्टर जो है वो मंडे को बैठता था और सुबह 8 बजे का टाइम मिलता था। जब हम आ जाते थे पता चलता था लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, वो जी डॉक्टर साहब आज नहीं आए, नेक्स्ट वीक आइएगा। यही मसला है, नेक्स्ट वीक वो फिर नहीं, और कोई पूछने वाला नहीं है। टेस्ट आपको डॉक्टर ने लिख के दिया, आप कराने जा रहे हैं, मशीन खराब, और ब्यूरोक्रेसी से बात कर रहे हैं कि जी ये क्या तरीका है, वो कहते हैं जी PKLI जो है वो हमारे अंडर नहीं है, आप छोड़ दें। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे रिपोर्टर तलहा वहां पर मौजूद है, अभी एहतजाज बदस्तूर जारी है, तो सूरत हाल अभी की क्या है, कोई मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है नहीं पहुंचा है, वहां जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तलहा, आवाज आ रही है आपको? तलहा आप सुन पा रहे हैं? जी आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आज नवा रोज है एहतजाज का, सूरत हाल क्या है, मुजाहिरीन का क्या कहना है, मुतालिबात क्या है, कोई मुज़ाकरात के लिए आया इनसे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जबकि आज जो पंजाब हेल्थ अलायंस, जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना है 8वें रोज़ भी जारी है, और माल रोड चेयरिंग क्रॉस को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है और दीगर जो हेल्थ वर्कर्स हैं भी मौजूद हैं, धरने में शामिल हैं। और धरने का जो एक बड़ा वजह है वो यही है कि अस्पतालों की नशकारी को फौरी रोका जाए। ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा क्या कहेंगी, कब से ये धरना कब तक जारी रहेगा और कौन कौन इसमें शामिल है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि मरीम नवाज साहिबा खुद नहीं यहाँ पे आके उन लोगों को सज़ा देंगी जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, खुद अपने आप को, चाहे बेशक वो असम्बली के मेंबर्स हों, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ साहिबा हो, चाहे वो PD खलील साहब हो, जो भी पॉलिसी बनाई है आउटसोर्सिंग की वो। और ये इसमें कुछ 25 तंजीमें हैं, इसमें लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, LHWs हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी बहुत सारी तंजीमें हैं। और अगर आप सुन पा रहे हैं तो इनसे पूछिए, आउटसोर्स करने से इनको क्या मसाइल हैं, इनके क्या प्रॉब्लम है? कह रही है ना कि आउटसोर्स करने का जब तक मुतालबा नहीं वापस लेंगे, इनके क्या मसाइल हैं, उससे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मजीद ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें थे। बताइएगा क्या कहेंगी, किस महकमे से हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक है? हम लोग ना महकमा हेल्थ से आए हैं और पूरे पंजाब से आए हुए हैं यहाँ पर लोग ना। हम लोगों का बेसिक जो इशू है ना वो है कि महकमा हेल्थ को आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स करने की वजह से ना हमारे 2 लाख मुलाजमीन हैं जिनका कोई फ्यूचर हमें नज़र नहीं आ रहा। उसमें से स्पेशली जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जून 2025 के बाद वो लोग निकाल देंगे। अच्छा, आप बताइएगा कि आउटसोर्स की वजह से आपको क्या इश्यूज हैं, क्या इश्यूज आपकी वजह, आपको क्या नुकसान होगा इसकी वजह से? आउटसोर्स जो है ना, इसका इन्होंने एक लफ्ज़ चेंज कर दिया है। वैसे तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन है।
प्राइवेटाइजेशन जब आप ठेके पे हस्पतालों को दे देंगे तो जो ठेकेदारी निज़ाम है, ठेकेदार वही करता है जो उसकी अपनी मर्जी हो। जब आपको उसको लमसम पेमेंट दे देंगे कि ये आपके पास 5 लाख है या 9 लाख है या 10 लाख है, इसके अंदर आपने दवाइयाँ भी लेनी है, इसके अंदर आपने बिल जात भी देनी है, इसके अंदर आपने अपने महकमे के जो बंदे हैं उनको भी एडजस्ट करना है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रेंड पर्सन तो लेंगे। ट्रेंड पर्सन इनसे पूछे क्या इनकी सैलरीज कम की जा रही हैं, इनका टाइम बढ़ाया जा रहा है, क्या इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं? और आपकी सैलरीज ये प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से आपकी सैलरीज पे कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? बराह रास्त कोई सैलरी कम की गई है, टाइम बढ़ाया गया है, क्या चेंजिंग की गई है? सैलरीज का तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा ना। देखें ना, जो 30-40 हज़ार 50 हज़ार ले रहे हैं वो DHA के अंडर से ले रहे हैं, तो उनको जब वो निकाल देंगे जो प्रोजेक्ट मुलाजमीन है, तो जो ठेकेदार बंदा होगा उसने अपनी मर्जी से देना 5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार, जो उसकी एक जैसे वो काम वाली सफाई करने के लिए आती है तो उसने एक काम का रखा होता है कि मैंने इतने पैसे लेने हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने तो फिर वो 5 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार जो उनका बजट जो उनको पीछे से मिला होगा उस हिसाब को एडजस्ट। अच्छा, अब एहतजाज इनका जारी है, मुज़ाकरात के लिए तो कोई आया नहीं, तो क्या इनका प्लान क्या है? यहाँ ही बैठे रहेंगे जब तक कोई नहीं आएगा? बताइएगा कि अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदा नहीं आया, तो आगे का क्या प्लान है, कब तक ये जारी रखेंगे? अगर कोई भी नहीं आता, इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते, तो फिर आपका आगे का क्या प्लान है? क्या महीनों तक यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल महीने तक बैठेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ नरमी का हाथ नहीं रखेगी तो जाहिर सी बात है हम डिस्ट्रिक्ट लेवल टोटली बंद कर देंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरा पंजाब बंद करेंगे, और ये फिर इनके हाथ से ये पंजाब भी चला जाएगा। फिर ये ना हमसे शिकवा करें पंजाब मेरा है, मैं पंजाब की बेटी हूँ। जब जो औरत बेटियों की इज्जत नहीं करती तो मैं उसको औरत नहीं कहती, वो औरत कहलाने के काबिल ही नहीं है। चलिए जी, थैंक यू सो मच जी। तलहा हमारे साथ मौजूद है, तो यहाँ पर तो मुतालबा किया जा रहा है डायरेक्ट सीएम साहिबा पहुंचे, तो सीएम साहिबा आए, इनसे मुज़ाकरात करें तो फिर ये जाएंगे। और प्राइवेटाइजेशन ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर ये है कि चेयरमैन PCB ने आलमगीरी दरवाजे पर खुशामदीद कहा। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों ने रंगीला रिक्शा की सवारी की, खूब इंजॉय किया। तारीखी मकामात की सैर कराई गई और ज़बरदस्त इशाया दिया गया जी वुमेन्स क्रिकेट टीम को। इमरान यूनुस, देखिए फॉरनर जब भी लाहौर आए तो वो शाही किला ना जाएं, बादशाही मस्जिद ना जाएं, वॉल सिटी अंदरून ना जाएं, और वो रिक्शे की जो आप बात कर रहे हैं रंगीला रिक्शा, उस पे ना जाएं, तो यकीन जाने उनका टूर जो है वो बेकार जाता है। और जो भी आता है वो लाजमी वो करता है। मैंने खुद उसको रंगीला रिक्शा जो है उसको विजिट किया हुआ है, आप यकीन जाने के वो वाकई वो देखने के काबिल। अच्छा, मैं भी वैसे अब ये प्लान कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैंने भी जाना है। हाँ ज़रूर जाइएगा। और स्पेशली ये जो बाकी 5 ममालिक की टीम्स आई हुई थी जिनमें बांग्लादेश थी, श्रीलंका थी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और ये सारी आयरलैंड टीमें थी, तो नो डाउट इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये हमारी सकाफ़त को भी देखें और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर लाहौर की खूबसूरती को भी देखें। और उनको ये भी बताना जो है वो ज़रूरी है कि जो नाकदीन है, जो हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की हमाज का है और वहाँ पर मसाइल हैं, ये वो है, तो जो स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से आई जो कि उन्होंने ट्विटर पर भी दी, मैं देख रहा था कि खिलाड़ियों ने अपने ट्विटर अकाउंट पे जो है वो बयान किया, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, उन्होंने कहा कि हम तो वाकई हैरान हो गए कि पाकिस्तान जो है वो इतना खूबसूरत है, लाहौर जो है वो इतना खूबसूरत है, लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। जहाँ पर उन्होंने PCB की और चेयरमैन PCB की तारीफ़ की, वहीं पर उन्होंने लाहौरियों की मेहमान नवाजी की भी तारीफ़ की। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर जो है ये गया है पूरी दुनिया के लिए, और बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट जाता है ओवरऑल, आपका पूरी दुनिया में एक बड़ा पुरअमन सा मैसेज जाता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जी देखिए, सबसे खुशी की बात तो ये है ना कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ बहाल हो रही है, बल्कि बहाल हो चुकी है, हो रही क्या हो चुकी है। एक चैंपियंस ट्रॉफी की आप मेज़बानी कर चुके हैं, उसके बाद अभी भी हाँ पाकिस्तान सुपर लीग है, इसको भी इंटरनेशनल इवेंट कंसिडर किया गया है। आपके प्लेयर्स आए हुए हैं और ये जब 25 से या 24 से शायद लाहौर में मैचेस हैं। उसके बाद अब बात यह है कि प्लेयर्स आए, आपने मेज़बानी की बात की, मेहमान नवाजी, तो फिर पाकिस्तान से ज़्यादा तो मेहमान नवाज मेरे ख्याल में कोई भी नहीं, और उसमें फिर आप लाहौर में आ जाए वो फिर पेश है। जिस तरह जिक्र किया कि इमरान ने कि अंदरून लाहौर आपका सकाफत को उजागर करना, इन चीज़ों को दिखाना और पुरअमन मुल्क के हवाले से बात करना, ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली प्लेयर्स क्या होते हैं, आपके सफ़ीर होते हैं ना, जो यहाँ से जाते हैं पैगाम लेके दूसरे ममालिक में जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है कि चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब ने जो है उनके एजाज़ में इशाया दिया है, उसके साथ बाकी जो उनकी तकरीबात हैं उन्होंने सैर सियाहत की है,
तो एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे तो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग ही होगी ना। पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया में जाएगा। तो इस तरह के इक़दाम होने भी चाहिए। और फिर एक ऐसे वक्त में जब हमारा हमसाया मुल्क हमेशा कहता रहता है कि यहाँ ये है और दहशतगर्दी है, क्रिकेट नहीं हो सकती, इवेंट्स नहीं हो सकते, बाकी चीज़ें, तो ऐसे में हमारे फेस्टिवल्स का बहाल होना, बाकी चीज़ों का बहाल होना, इंटरनेशनल इवेंट्स का यहाँ पर होना, ये इस बात का मुतरादिफ है कि ये पुरअमन मुल्क है। ये तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया में चला गया है और इस तरह की चीज़ों को हम अप्रिशिएट करते हैं। नो डाउट ये मुल्क है तो सभी कुछ है। तो मेरे ख्याल से जो लोग इस चीज़ पे तनकीद करते हैं, तनकीद ज़रूर करें, आपका राइट है, बट इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क का इमेज ख़राब ना करें। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से तमाम इंतजाम किए जाते हैं। तो अपनी ज़ाती रंजिशों में अपने मुल्क का जो एक इमेज है उसको ख़राब मत करें। बहुत जो लोग काविशें कर रहे हैं इस मुल्क के लिए उनको सराहें ज़रूर। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं उन नौजवानों के लिए जो अक्सर, और हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे करते रहते हैं ताकि आपको ये शिकायत ना रहे कि भाई हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया या ये प्लेटफॉर्म था तो हमें इसके बारे में डिटेल नहीं पता थी। तो ये टाइम टू टाइम प्रोग्राम जो हैं इनको रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि नौजवानों की रहनुमाई की जा सके। फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसर किस तरह से काम कर रहे हैं, इसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, गाइडलाइंस क्या है, तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से आप अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, और एक अपना ट्रस्ट डेवलप करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, फ्रीलांसर हैं आतिफ जावेद साहब, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आतिफ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा नौजवानों का मसला है, वो नौजवान जो कि तालीम हासिल भी कर चुके हैं, जो पढ़ भी रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि साथ साथ कुछ ना कुछ कमा लें। सो फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग असल में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अराउंड द ग्लोब किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हर जगह पे स्किल की डिमांड है। सो एक प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं जिनको यूज़ करके आप उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं और अपने लिए एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो इनमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एक अपवर्क है, फाइवर है, टॉपटेल है, इसी तरह guru.com है, freelancing.com है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। सो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जाते हैं और वहाँ से अपनी रेलेवेंट नीश, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको डेवलपमेंट आती है, आपको लिखना आता है, आप कोई भी नीश पिक कर सकते हैं और उसमें अपनी स्किल की बदौलत आप वहाँ से पैसे जनरेट कर सकते हैं। सही। सो अब आपको अपना वो खुद पता है, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, फिर उस तरफ एक प्रॉपर आपको इंतखाब करना है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल ऐसी है। आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए इतना कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आप जब किसी के साथ काम करें तो इमेज आपकी और पाकिस्तान दोनों की स्टेक पे है। सो आप अच्छा काम डिलीवर करेंगे तो आपको क्लाइंट अच्छे मिलेंगे, रेफरल्स मिलेंगे और फिर इसमें आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। आप $1 कमाएंगे, एक से आप किसी दिन $10,000 पे पहुंच जाएंगे, $5,000 होगा, $20,000 होगा। ये आईटी इंडस्ट्री और फ्रीलांसिंग जो है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। तो अच्छा खासा पैसा इसमें से पूरे पाकिस्तान से, डिफरेंट इवन केपीके से और छोटे जो एरियाज हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोग अब इस साइड पे आना शुरू हो गए। होता क्या है कि आप मुसलसल काम करते जाते हैं, मुसलसल पैसे आते जाते हैं कि कहीं पे ब्रेक भी आता है, और आप जिस तरह हम ये होता है ना कि आपका बिजनेस कोई ग्रो कर रहा है तो आपका वो बढ़ते चले जाते हैं, आपका अच्छे रेवेन्यू जनरेशन होती जाती है। इसमें बेसिकली तो चीज़ ऐसी होती है कि क्लाइंट को आपके स्पेसिफिक आवर्स चाहिए, या वो आपको कहता है मुझे ये काम कंप्लीट करके दे दे, और आपको एक डेडलाइन मिल जाती है, तो उस तक आपने वो उस काम को सबमिट करवाना होता है। सो मेनली इट्स नॉट कि आप 24/7 आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक टाइम होता है एंड एवरीवन रिस्पेक्ट्स कि आपका जो टाइम है, जो आपका फैमिली है, जो आपका काम है, उसको आपको प्राइवेसी मिले। तो आपको 7-8 घंटे काम करके आप एक अच्छा रेवेन्यू आराम से बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इस पे ऑब्वियसली हमें ये भी देखना है ना कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं तो डिमांड किन चीज़ों की है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ताकि नौजवान वो स्किल सीख लें कि अगर आप ये स्किल सीख लेंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। देखिए, डिमांड इस टाइम सब चीज़ों की है। अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग आती है उसकी भी डिमांड है, अगर आपको मॉडल डिज़ाइनिंग आती है उसकी भी डिमांड है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है उसकी भी डिमांड है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है उसकी भी डिमांड है। सो
आपने देखना है कि आप किस एरिया में आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। आप अच्छे, आपने कंपटीशन में जाना है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में आपका कंपटीशन है। so, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी नीश में, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सही। सो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। आप अपनी एजुकेशन के साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आई पर्सनली नो सम अंडर ग्रेजुएट्स जो इस टाइम अपने सेकेंड सेमेस्टर में हैं, लेकिन वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। और इवन कुछ तो अपनी कॉलेज लाइफ से भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उस चीज़ को, कंटेंट राइटिंग है, बेसिक इंग्लिश लिखनी है, आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट की डिमांड क्या है किसी भी चीज़ के बारे में। तो आप अगर लिख सकते हैं, और आजकल जो AI की वजह से जो आपको हेल्प मिल रही है, तो ये तो बहुत आसान हो चुका है। फाइवर है, अपवर्क है, इस पर आपने काम किस तरह से करना है? अपना आइडिया आपने बना लिया, फिर आपको ऑर्डर्स वगैरह किस तरह ज़्यादा आए? क्या आपको 24 घंटे भी उसी पे लगे रहना होता है, अपना क्लाइंट ढूंढना होता है? इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। ओके। आपकी प्रोफाइल कितनी प्रेजेंटेबल है। अगर कोई आपकी प्रोफाइल खोले तो उसको वो चीज़ नज़र आए जो उसकी नीड है। तो हमने अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, कुछ टिप्स बताओ। यू शुड हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल पिक्चर। ऑब्वियसली दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। द टाइटल ऑफ योर प्रोफाइल शुड बी वेरी रेलिवेंट टू द डिमांड, कि जितने भी लोग उस चीज़ को, आजकल फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, इंटरनेट में और मीडिया में सब जगहों पे। तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बहुत रेलिवेंट हो। देन यू शुड हैव बिट ऑफ रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स के जो आप पास्ट में कर चुके हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं, जो आपने किया नहीं, आप वो भी लिखना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे आपको अपने रेलेवेंट बताना चाहिए। एंड देयर आर पीपल जो अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, they still want to give you an opportunity ताकि आप ग्रो कर सकें। कुछ लोग ना डिस्क्रिप्शन में पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि आप 1-2 लाइनों में भी बस बता दें तो इनफ है। बेहतर ये है कि वो चीज़ लिखी जाए जो इजी टू रीड है। अगर इजी टू रीड आपके स्मॉल पैराग्राफ्स हैं, देखने में आसान है पढ़ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंस्टेड ऑफ अ वेरी लॉन्ग पैराग्राफ जो कि मुश्किल होगा, तो बुलेट पॉइंट्स ऐड करें, रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करें। इस तरह की चीज़ जब आप ऐड करेंगे और कुछ अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया, मुझे उसमें मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की और उसके बाद ये रिजल्ट निकला। सो जो क्लाइंट जब देखेगा तो उसको पता चलेगा आपको काम आता है, आपने काम डिलीवर किया हुआ है, और दिस इज हाउ इट गोज ऑन। सही। सो इसके लिए टाइम लिमिटेशन भी होती है कुछ कि आपको 2-3 घंटे तो लाजमी दिन में देने ही पड़ते हैं? मेरे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा देने चाहिए। आपको डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में काम करना चाह रहे हैं। यूरोप जो है वो पाकिस्तान के मुताबिक 12 बजे शुरू हो जाता है। US जो है वो पाकिस्तान के मुताबिक शाम 5 से 6 बजे शुरू हो जाता है। सो उस लिहाज से फिर आपने अपनी टाइमिंग, जो स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली वो सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी में है, तो शाम के टाइम ऑनवर्ड्स 5-6 PM वो बड़े आराम से इस साइट को कैचअप कर सकते हैं और यहाँ पे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन रहना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जितनी देर प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन रह रहे हैं, देन आपको कम्युनिकेट, जब क्लाइंट आपको मैसेज करता है तो जितना जल्दी आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज कंपटीशन है, whosoever responds first, क्लाइंट उसकी तरफ उससे बात करना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है? कुछ लोग हम देखते हैं 2 महीने काम किया, अच्छा आप 2 महीने छोड़ दो यार, अच्छे पैसे कमा लिए, आप बैठ के एंजॉय करो। वेल आई बिलीव एक सिंपल रूल है सक्सेस का, विच इज पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसको मैं एक बड़ी मशहूर कोट है, रीडर्स आर लीडर्स, क्योंकि रीडर्स ने एक बुक को शुरू से लेके एंड तक पढ़ना है, दे कैन नॉट स्किप द पेजेस। तो इसी तरह उसमें पेशेंस भी चाहिए क्योंकि उसने पूरी बुक पढ़नी है, और कंसिस्टेंसी भी चाहिए कि पेज बाय पेज एंड तक जाना है। सो इसी वजह से रीडर्स को कहा जाता है दे आर लीडर्स, बिकॉज दे हैव द कंसिस्टेंसी, दे हैव द पेशेंस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको अपना ट्रस्ट डेवलप करना जो है ना, वो इसमें बड़ा मैटर करता है। एक दफ़ा अगर आपने काम खराब कर दिया तो एक बंदा तो बिल्कुल उसकी तरफ से आप फारिग हो गए। सो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। अब इसको ऐसे देखें ट्रस्ट डेवलप करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। आप क्लाइंट के साथ काम करना शुरू किया है, आपको घर में कोई काम है, आपको कोई बाहर जाना, अगर आप क्लाइंट को बता रहे हैं तो वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड इस तरह से ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो रहा है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा उतना आसान होगा आपके लिए 5 से 50 से $500 पे जाने के लिए, और महीने का $1000 तक जाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जब आपके पास अकाउंट आपका ज़ीरो है
तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन जब $5 भी आ गए तो $5 एक वैल्यू रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक आपकी पूरी बिल्डिंग बनती है, एंड देन यू हैव एन एम्पायर। इसके बाद फ्रीलांसर से आप अपने आप को एजेंसी में कन्वर्ट करते हैं, आप और लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं वो आपके साथ आके काम करें, और इस तरह से $1 लाख, $10 लाख, बहुत सारे पैसा कमा। अच्छा, अब आपने नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आप किसी नए प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, सो एकदम से आपको बड़ी हाई फीसेस रखनी चाहिए, क्या नॉर्मल करना चाहिए, आपको किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए? देखिए, फीसेस तो अटैच्ड हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आज के दौर में हम इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी चीज़ों में कर रहे होते हैं, नौजवान अपनी मोबाइल फ़ोन्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ अगर फॉर एग्जांपल आप इधर इन्वेस्टमेंट करें तो इसका एक रिटर्न बैक है। तो प्लेटफॉर्म को चलने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पीछे। सो फीसेस अटैच्ड हैं, मेरे ख्याल से बहुत मिनिमल है इस टाइम के ऊपर, शुरू के कुछ $1000 तक। उसके बाद वो ज़्यादा होना शुरू होती हैं, जैसे जैसे आप 500 क्रॉस करेंगे, 1000 क्रॉस करेंगे, तो वो फीस ज़्यादा होना शुरू होती है। तो ये चीज़ें हैं अटैच, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म का अपना भी एक्सपेंस है, बट दिस कम्स विद अ वैल्यू, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। हर जगह पर जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको एक खतरे की घंटी तो रहती है कि आपको कोई लूट ना ले, वो आपने नकालों से भी होशियार रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, ये जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास एक थर्ड पार्टी सर्विस है विच इज़ कॉल्ड एस्क्रो। वो गारंटी देते हैं कि क्लाइंट जब आपको हायर करता है तो एस्क्रो में पेमेंट दे देता है। सो एस्क्रो सिक्योरिटी है सारी, कि अगर आपने काम डिलीवर किया है तो वो आपको पेमेंट डिलीवर करता है। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी सिक्योरिटी और पेमेंट सिक्योरिटी जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर, बिकॉज फ्रीलांसिंग है, इट्स अ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज एंड कंट्रीज, तो आसान है बहुत ज़्यादा। क्या ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, आपके पास अगर किसी भी चीज़ का नॉलेज है, आपको लाजमी नहीं आपके पास अंडर ग्रेजुएशन हो तो आप ये करेंगे, अगर आपने इंटर भी किया हुआ है तो भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस एडजस्टमेंट्स जितनी भी हैं आपको जो चाहिए, उस प्लेटफॉर्म से अपने आप को ग्रो करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए आपकी सजेशन क्या होगी? कौन सी ऐसी स्किल सीख लें जिससे वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं? मेरे ख्याल से देखिए, वॉइस ओवर्स अगर किसी को बोलना आता है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको उर्दू में अच्छा बोलना आता है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप वॉइस ओवर्स दे सकते हैं। डिफरेंट लोग हैं जिनको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, बट वो वॉइस ओवर्स करते हैं। आप यूट्यूब पे डालते हैं, आप वीडियोस डालना शुरू कर दें, किसी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं आप। सो उसमें आपको एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक बेसिक चीज़ चाहिए जो आपकी आवाज़ है, वो सबके पास है, तो वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं वहाँ से। सही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दें कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग तो हमने अब देख लिया, अब इस पे कुछ लोग ये करते हैं अपनी डेली रूटीन की चीज़ें भी अपलोड करते रहते हैं। सो उससे क्या आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, लेट्स सपोज मैं अगर कर रही हूँ तो मैं अपने शोज़ भी उस पर लगाते चले जा रही हूँ, तो मुझे इसका फ़ायदा होगा क्या? नहीं, आपको देखें जितना रेलेवेंट आप अपनी चीज़ के लिहाज से रहेंगे, अगर कोई क्लाइंट है वो आपको आपकी प्रोफाइल देखता है, सो अगर उसने आपकी प्रोफाइल देखी है, अगर उसको इररेलेवेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, ही हैव मैनी अदर ऑप्शंस जो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़्यादा बात कर रहा है। सो आपको चाहिए, बेहतर ये है कि आप अपनी प्रोफाइल के अराउंड, अपनी सर्विस के अराउंड, अपनी एजुकेशन या अपनी स्पेसिफिक नीश के अराउंड ज़्यादातर कंटेंट उसके आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट भी करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जैसे कुछ टाइम पहले किसी को एआई का नहीं पता था, आज एआई ऑलमोस्ट हर चीज़ में इन्वॉल्व है। सो आपको चाहिए कि आप विद टाइम जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो भी आपने नई स्किल सीखी है, आप उसको ऐड करें अपनी प्रोफाइल। सही। सो बेस्ट प्लेटफॉर्म एक बार फिर से मुझे बता दें जिसपे आपको क्लाइंट अच्छा मिल जाता है, वो कौन सा है? छोटे फ्रीलांसर्स जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए फाइवर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। और जिनके पास बेहतर ऑप्शन है, जो पैसे थोड़े ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं बट क्लाइंट भी बड़ा लेना चाहते हैं, उनके पास अपवर्क सबसे बड़ी ऑप्शन है। सही। मैसेज क्या होगा देखने वालों? आई थिंक एवरीवन शुड इन्वेस्ट अ बिट ऑफ टाइम ऑन दिस साइड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अंडर ग्रेड स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ में है उनके लिए तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा लैपटॉप दरकार होता है? बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना अच्छा होना चाहिए कि उस पर आप सारा काम कर सकें। आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं ये काम अगर कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं तो यस यू कैन। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपने ज़रूर देखना है। कुछ
गाइडलाइंस आपके साथ हमने शेयर कर दी कि आपको किस तरह से काम करना है, टाइमिंग, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सिर्फ हमें, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एकदम से ज़्यादा पैसे कमा लिए तो छोड़ के बैठ गए। नहीं जी, आपको वो होता है ना कि आपको लगे रहना होता है, मेहनत और लगन से काम करना होता है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जी। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ये नन्ना मुन्ना बच्चा बहुत बड़े कमालात कर रहा है जी, और अभी तो आगाज हुआ है इस सफर का। तो आपको बता दें, 12 साल ये बच्चा जिसने 6 घंटों में 105 किलोमीटर का सफर तय किया, और सफर इसने लाहौर से सियालकोट तक का तय किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया गया, और इससे पहले 15 साल की स्पेनिश लड़की ने 25 किलोमीटर साइकिल चलाने का रिकॉर्ड कायम किया था। सो अब ये जबरदस्त रिकॉर्ड हाफिज मोहम्मद नुमान कुतुब ने अपने नाम कर लिया है। साइकिलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से 12 साल की उम्र में आपने जबरदस्त कारनामा, अगर 12 साल की उम्र में ये कर लिया है तो हमें पता है कि आप आगे माशाल्लाह बहुत सारे रिकॉर्ड कायम करेंगे। तो कैसे डिसाइड किया कि लाहौर से जाना है सियालकोट और साइकिल पे? मेरा शौक था। अपना डिसीजन था आपका? यस। तो फैमिली ने सपोर्ट किया? यस। साइकिल कब से चला रहे हैं, किस एज से? मेरे पास छोटे होते भी थी। अच्छा। जब मैं छोटा था। मुश्किल है साइकिल चलाना? नहीं। फुल स्पीड पे चलाते हैं? नॉर्मल चलाते हैं। वो वाले बच्चे तो नहीं जो तेज साइकिल चलाते हैं और व्हीलिंग भी करते हैं? अच्छा। सो ऑब्वियसली मुश्किल सफर होता है, हम तो बाइक पे भी जाएं तो थक जाते हैं, तो साइकिल पे फिर रुक रुक के गए आप? जी, 2-3 जगह स्टे किया था। 2-3 जगह पे स्टे किया था। खाना शाना भी साथ लेकर गए थे? क्या क्या चीजें साथ रखी? खाने पीने का सामान सारा, खजूरें, पानी, वाटर बोतल ली, और केक, जूस, फिर बिस्किट, चॉकलेट, ये चीजें रखी थी। रूटीन में कितनी साइकिल चलाते हैं? रूटीन में मेरा स्कूल है मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर, जाता भी साइकिल पे, आता भी साइकिल पे। तो आप तो बड़े फिट रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सियालकोट तक जाते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम्स, जाते हुए एक जगह में गिरा था। ओहो, फिर ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, वो मैंने सेफ्टी पहनी हुई थी, लेकिन जब मैं गिरा मेरे ना व्हील साइकिल का स्लिप हो गया, तो मैं गिरा तो मेरा झंडे की स्टिक प्लास्टिक की थी, तो वो भी टूट के गिर गई। तो बाबा ने बाइक रोकी, बाबा ने उतर के पहले झंडा उठाया, मुझे नहीं उठाया साइकिल। मैं एकदम हो गया, मैं खुद उतनी देर में मैं खुद उठ तो गया, लेकिन मैं जब रास्ते में बाबा ने झंडा मुझे दोबारा रिपेयर करके लगा दिया, पर मैं रास्ते में सोचता रहा कि बाबा ने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो मैं थोड़ा सा आगे जाके सोचा कि नहीं, पहले बाबा को झंडा ही उठाना चाहिए था, क्योंकि झंडे से ही सब है। बेशक बेशक, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो फिर कितनी देर के लिए रुके? जब गिरे तो फिर उसके स्टे किया थोड़ा? नहीं। साथ कोई सेफ्टी मैयर्स के तौर पर कोई किट भी रखते हैं जिसमें कोई बैंडेज और बैंडेज बाबा ने मुझे एक स्टेट बॉक्स लेके दिया था। साथ लेके जाते हैं वो? बैग खुद कैरी किया कि बाबा ने? मैंने कैरी किया था इधर। ठीक है। अच्छा, बाबा इनके बाइक पे इनके साथ साथ थे, ऑब्वियसली वो जरूरी भी होता है। सो बाबा तो नहीं थके बाइक चला चला के? पता नहीं थके होंगे। आप थके कि नहीं थके? नो, मैं नहीं थका। अच्छा, इंस्पिरेशन किसको देख के शौक आया साइकिल चलाने का? खुद ही के, मैं छोटा होता था तो मैं छत पे तब साइकिल चलाता था, मेरी 3 व्हील्स वाली साइकिल थी। तो मैं 2-3 जगह पे ईंटें रख के ना, एक जगह पेशावर बनाता था, एक जगह मुझे रावलपिंडी इलाके का नाम था पर मैं लाहौर पिंडी कहता था उसको। तो मैं ऐसे बुला के तो मैं साइकिल पे जाता था, मैं पेशावर जा रहा हूँ, लाहौर पिंडी जा रहा हूँ। छोटे सियालकोट कितनी देर में पहुंचे आप? सियालकोट में सुबह 8:42 पे निकले थे और 3:20-25 पे पहुंचे थे, 3:20 या 25। ठीक हो गया, तकरीबन 6 घंटे का वक्त लगा। तो 6 घंटों में कहीं रुक के खाना शाना भी खाया होगा? जी, एक जगह तकरीबन 60% मेरा उधर रास्ता तय हो गया था, नारंग मोड़ पे, गुज्जर चौक। तो वहाँ पे रुक के ना, मैं वहाँ से ना पकोड़े वगैरह, नान, टिक्की वो ली, मैंने वो खाया। उधर से खा के जब मैं आगे गया तो आगे मुझे फिर प्यास बहुत लगे, तो मैं आगे पानी भी कहीं ना मिले, तो आगे बहुत तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे दूर जाने के बाद एक जगह पेट्रोल पंप आया, बाबा ने वहाँ से वाटर बोतल ली। तो फिर मुझे समझ आई कि आइंदा मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी, क्योंकि उससे मुझे प्यास बहुत लग रही थी। तो आप ये देखें कि ये चीज़ें
इस तरह के जो आप एडवेंचर होते हैं, ये बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं? पेशेंस लेकर आए, अंडरस्टैंडिंग लेकर आए कि क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। एंड देन आपने अगर लाहौर से सियालकोट साइकिल पे सफ़र किया, ऑब्वियसली हम गाड़ी में जा रहे हो ना, तो हम इधर उधर ज़्यादा देखते नहीं हैं, जगहों के बारे में इतना पता नहीं चलता, तो आप तो हर जगह का नाम देखते गए होंगे कि ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, बड़े अच्छे तरीके से आपने विजिट किया होगा। जब मैं घर से गया था ना, तकरीबन पहले शुरू, क्योंकि मैं भी पहली बार जीटी रोड पे साइकिल चला रहा था, तो पहले मैं थोड़ा कन्फ्यूज नर्वस रहा, तो तकरीबन 10 मिनट बाद ना मैं तकरीबन 90% ठीक हो गया था। 10% ट्रैफिक से तो बड़ा बच के उधर तकरीबन नारोवाल और शकरगढ़ वाली ट्रैफिक लाहौर आ रही थी मरीद के, और लाहौर मरीद के वाली उधर जा रही थी, तो एक रोड रिपेयर हो रहा था, सिंगल रोड ही था। अच्छा। और सारे ट्रक्स भी उधर आगे फील्ड्स हैं, तो वो काट करके लेके जा रहे थे। तो ड्रेस कैसा पहनते हैं? कंफर्टेबल हो? हाँ जी, कंफर्टेबल। ठीक है। और हेलमेट? यस। और इधर वो सेफ्टी के लिए नी पैड। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ बाजुओं पे पहना आ जाता है? जी, यहाँ पे भी पहने जाते हैं। ठीक हो गया, ये जरूरी चीजें हैं। शूज, कपड़ों का कंफर्टेबल होना जरूरी है। यस। शूज पहने थे आपने? जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हेलमेट बाबा ने लेके दिया? जी। जबरदस्त जबरदस्त। सो इसके अलावा आपने खाने पीने का सामान भी बता दिया, टाइम भी आपको 6 घंटे लगे। अब मुझे ये बता दें कि ये तो बड़े छोटा एक आपने स्टार्ट लिया, अब आगे प्लान है बड़े बड़े काम करने का? साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं? जी, मैं ऑफ रोडिंग करना चाहता हूँ नॉर्थन एरियाज। अच्छा, तो बाबा को भी साथ लेके जाएंगे? पता नहीं, लेके जाऊंगा। थोड़ा बड़े हो जाए फिर ये वाले काम कर लीजिएगा। माशाल्लाह से आपने कुरान पाक भी हिफ्ज किया है, सो ये भी बहुत एक मुश्किल मरहला है। माशाल्लाह हमारे सामने बड़े लाइक स्टूडेंट हैं जी ये। सो किस एज में कुरान पाक हिफ्ज किया? ये जनवरी में। अभी यानी रिसेंटली किया है। यानी आप अपने शौक को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, पढ़ाई को भी लेके चल रहे हैं। नो डाउट इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है, पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत होती है। सो बाबा चाहते हैं कि आप मजीद ऐसे एडवेंचर करें वो, और वो आपका साथ देंगे? जी। गाइडलाइंस वही देते हैं, रूट को देखना कि हमने कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ रुकना है। सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किसने किया? टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं? यस। फैमिली वाले सब कहते हैं कि वाह तुमने तो बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। सही। पिक्चर्स वगैरह वहां जाके जगह जगह रुक के बनाते रहे अपने तमाम सफर के दौरान या नहीं? वीडियोस बनाई थी मैंने, आप ही ने बनाई थी। सही। सो ये देखे जी, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि बहुत जबरदस्त टैलेंट रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। साइकिल पे लगा ये झंडा आपके मुल्क से मोहब्बत भी शो कर रहा है। सो कुछ फ्यूचर के लिए प्लान किया होगा आपने कि मैंने बड़े होकर ये बनना है? बिजनेसमैन बनना है, और ये शौक भी साथ साथ लेके चलना है। जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम के लिए, और हम आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे। ताला आपको बड़ा सारा बिजनेसमैन भी बनाए और आपके शौक भी इस तरह साथ साथ चलते रहें। नाज़रीन, यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं जी कि छोटे छोटे बच्चे अगर कुछ करने की ठान लें, उन्हें सपोर्ट अच्छी मिल जाए, तो बस फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते चले जाते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज जिनकी बर्थडे है हम उनको विश करने जाएंगे, लिस्ट मेरे सामने है, लेकिन सबसे पहले हम स्पेशल बर्थडे विश करेंगे। 14 अप्रैल 14 अप्रैल है आज। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल साहब की बर्थडे है। नूरुल अमीन मेंगल साहब होम सेक्रेटरी की तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल DC लाहौर भी रह चुके और डिफरेंट पोस्ट पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन लाहौरिये उन्हें DC के तौर पर बहुत अच्छे अंदाज में याद रखते हैं, क्योंकि उनकी खिदमात कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने बहुत स्पेशल अंदाज में अपनी ड्यूटी निभाई, तो एज ए DC मेरे ख्याल से लाहौरी उन्हें बहुत देर से याद भी रखते हैं, और जब जब नाम आता है अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का, तो नूरुल अमीन मेंगल का नाम हमेशा सरे फहरिस्त रहता है। तो नूरुल अमीन मेंगल साहब को सिटी 42 की जानिब से, टीम सिटी 10 की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। हैप्पी बर्थडे।
अच्छा जी, इसके साथ साथ जी एक और स्पेशल बर्थडे हम विश करने जा रहे हैं। अली यूसुफ मेरा भाई है और एक ही भाई है, इसीलिए स्पेशल तो बनती है जी, बहुत स्पेशल बनती है। सो अली को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। हैप्पी बर्थडे। फोटोज की सिलेक्शन देख के लगता है वाकई जी भाई किसी होस्ट का भाई है, तो ऐसी तस्वीरें तो होनी चाहिए थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। और अब हमने जी आपके साथ आज की सब्जियों की रेट लिस्ट शेयर करनी है, तो सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। रेट लिस्ट के लिए हम समरा की तरफ चलेंगे, उनके पास है जी ओपन मार्केट में वो मौजूद हैं। ओवर टू यू। सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क ताहाल बरकरार है। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में सब्जियां महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। आज के कुछ भाव ताव के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू का आज को सरकारी निर्ख 40 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 60 रुपये तक में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से प्याज का आज का सरकारी निर्ख 40 रुपये मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 70 रुपये तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर का आज का सरकारी निर्ख 50 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाजार में 80 रुपये किलो में उसकी फरोख्त जारी है। इसी तरह से लहसुन का आज का सरकारी निर्ख 152 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाजार में 400 रुपये तक में फरोख्त हो रहा है। अदरक का आज का सरकारी निर्ख 343 रुपये मुकर्रर किया गया है और उसकी फरोख्त भी 400 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों के हवाले से भी आपको बताते चले तो शिमला मिर्च का आज का सरकारी निर्ख 38 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसकी फरोख्त 60 रुपये फी किलो में जारी है। इसी तरह से सब्ज मिर्च का आज का सरकारी निर्ख 95 रुपये मुकर्रर है और उसकी फरोख्त भी 110 रुपये में हो रही है। मटर का आज का सरकारी निर्ख 95 रुपये मुकर्रर है, लेकिन उसकी फरोख्त 130 रुपये में जारी है। इसी तरह से गाजर का आज का सरकारी निर्ख 33 रुपये मुकर्रर है और उसकी फरोख्त 70 रुपये तक में जारी है। लीमू का आज का सरकारी निर्ख 105 रुपये मुकर्रर है और उसकी फरोख्त 200 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से मेथी का आज का सरकारी निर्ख 67 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में जो शहरी आ रहे हैं उनको 80 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरी जो सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है। थैंक यू जी। सालगिरह है आज मोहिद अली की, और इसके बाद जी अरबाब बाजवा, और इसके बाद सैयद अब्दुल्ला, और इसके बाद जी मारिया फातिमा, सईदा मिन्हा, मोहम्मद उमर, जैन अली। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।